वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। जब से ये खबर निकल कर आई है कि भारत को ईरान द्वारा चाबार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, तब से भारतीय मीडिया सहित दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान और जो चीन के बीच में 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी हो रही है 400 अरब डॉलर की, उसके तहत ही भारत को ईरान द्वारा इस प्रोजेक्ट से साइडलाइन किया हो। लेकिन ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत पिछले 4 सालों से इस प्रोजेक्ट को लेकर फंडिंग में डिले कर रहा था, जिस वजह से अब भारत को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप करते हुए खुद ईरान के कंपनियों द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। हालांकि हम कुछ वो रीजंस भी हम बात बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से ईरान द्वारा ड्रॉप नहीं किया गया। भारत ने खुद इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की कि जिस वजह से ईरान खुद ही भारत को ड्रॉप करे। परंतु हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान के थ्रू भारत अफगानिस्तान तक ईजी पहुंच बनाना चाह रहा था, वहीं अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपनी मार्केट पहुंच बनाना चाह रहा था, ताकि कम समय में और कम लागत पर यूरोप और मध्य एशिया तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा जाए। और इसीलिए भारत चाबार पोर्ट पर एक बड़ा इकोनॉमिक जोन भी बनाने जा रहा था। अब यदि हम बात करें कि फिर ऐसी वजह क्या है कि जिस वजह से भारत को इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करनी पड़ी कि ईरान खुद ही भारत को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो ये चाबार जो पोर्ट है का जो रेल परियोजना थी, ये ईरान के जो दक्षिणी हिस्सा है, ईरान का दक्षिणी पूर्व हिस्सा है यहाँ पर चाबार, उसको पहले तो समुद्र के द्वारा जोड़ा जा रहा था, यानी कि भारत के जो गुजरात कांडला बंदरगाह और महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह, वहाँ से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबार से कनेक्ट करना था और फिर वहाँ से चाबार से ही जहेदान तक रेल प्रोजेक्ट योजना थी, क्योंकि ये जो जहेदान है ये भी ईरान में, फिर वहाँ से जो ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जेरंग, यहाँ तक रेलवे लाइनें बिछाई जानी थी, यानी कि कुल 428 किलोमीटर का ये लंबा रेल प्रोजेक्ट था। और फिर वहाँ से आगे डेलाराम काबुल होते हुए फिर सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से भी आगे फिर यूरोप तक इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना था। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था भारत का, परंतु इस बीच में ये इतना महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी भारत के सामने, कुछ ऐसे रीजन्स थे जिस वजह से कि ये जो भारी भरकम 500 बिलियन डॉलर का जो ये प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर भारत बड़ी मात्रा में राशि खर्च भी कर देता तो आने वाले समय में इसके लिए भारत के लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला था। तो अब हम यहाँ पर मुख्य वो वजह बताएंगे कि जिस वजह से भारत के द्वारा इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया गया या फिर ईरान के सामने इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की गई कि वो खुद ही इस प्रोजेक्ट से भारत को मना कर दे। तो पहला हम रीजन बताएं तो वो यदि हम बात करें, पहले तो देखिए रीजन ये था कि चाबार पोर्ट को जो भारत डेवलप कर रहा था, इसको सिर्फ ईरान के द्वारा 10 साल के लिए दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ईरान के द्वारा पूरी तरह से, क्योंकि भारत बार बार कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक अब सिर्फ और सिर्फ भारत को ही इसको प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हमें ही डील की जाए, लेकिन ईरान के द्वारा आसपास के रीजन्स में भी चीनी कंपनियों को ये अधिकार दे दिया गया, ठेके दे दिए गए थे कि उस प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत को इस पोर्ट के ऊपर सिर्फ 2 बर्थ डेवलप करने के ही 10 साल के लिए डील थी, परंतु इसके अलावा फिर चीनी कंपनियों को भी आसपास के रीजन को डेवलप करने की बात कहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी वो तो अमेरिकी प्रतिबंध, क्योंकि अमेरिका प्रतिबंध आप जानते हैं कि जो ये P5+1 जो वर्ष 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसे JCPO कहा गया था, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन P5+1 के नाम से वर्ष 2015 में, तो इससे जैसे ही सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा वर्ष 2017 में इसको ख़त्म कर दिया गया था और फिर वर्ष 2018 में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो उसके तहत फिर जो भारतीय जो सरकारी कंपनी थी इरकॉन और राइट्स, इनके द्वारा फिर समस्या आ रही थी इस प्रतिबंधों की वजह से, वो इसको आगे नहीं ले जा पा रहे थे इस प्रोजेक्ट को, और इस वजह से ही, और आप जानते हैं कि भारत ने इन प्रतिबंध
प्रतिबंधों की वजह से ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है कि जो वर्ष 2018-19 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था ईरान। तो ये प्रतिबंधों की छाया थी इसके ऊपर कि भारत के अंदर हिचकिचाहट थी कि अगर इसके ऊपर बड़ा हम प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में यदि अमेरिका इसके ऊपर ईरान के ऊपर हमले करता है या इस प्रकार के अंदर अस्थिरता को पैदा कर देता है तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण था आर्थिक प्रतिबंधों का। जिस प्रकार से हम 10 साल के प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं कि भारत को फुल फ्लैश इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की ईरान द्वारा इजाज़त नहीं दी, उसी तरह अब तीसरा जो रीजन था ये था कि अमेरिका का जो जिस प्रकार से ईरान को लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और ईरान और चीन दोनों एक दूसरे की क्लोज आते जा रहे हैं और इस क्लोजनेस के चलते चीन, ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक जो साझा कोलिशन बनता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि CPEC को भी वहाँ पर इस प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात कही जा रही। तो इस वजह से भारत अपने आप को इस क्षेत्र में को कमज़ोर साबित फील कर रहा था और इस वजह से भी भारत इस प्रोजेक्ट को फिर वेट कर रहा था कि आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। तो इस वजह से भी भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करने के लिए सोचे। और इन दिनों आप जानते हैं कि जिस प्रकार ईरान पर पहले अमेरिका ने मिसाइल दागी की और फिर उसके बाद और इन दिनों आपने ये भी खबर पड़ी होगी ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर इजराइल के द्वारा मिसाइलें दागी गई। और आज और आपने खबर पड़ी होगी कि ईरान के केंद्रीय प्लांट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धमाका जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ की शिप जलकर राख हो गई। तो इस वजह से जिस प्रकार की इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है ईरान के ऊपर लगातार अमेरिकी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी भारत इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में असक्षम फील कर रहा था। अगली बात जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि ईरान में इस प्रोजेक्ट को नहीं बढ़ाने के पीछे बड़ी वजह ये थी अमेरिका और तालिबान के अंदर समझौता कि जो फरवरी 2020 में ईरान और तालिबान के अमेरिका और तालिबान के बीच में जो एक शांति डील हुई थी उस वजह से भी भारत में एक बहुत बड़ी हिचकिचाहट थी, भारत के अंदर बहुत बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा था। क्योंकि ये जानते हैं कि वर्ष 2021 के अंत तक पूरी कंप्लीटली अफ़गानिस्तान से अमेरिकन सेना निकल जाएंगी और इस सेनाओं के निकलने के साथ ही फिर तालिबान का वहाँ पर पुनः वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, जिस वजह से फिर वहाँ पर तालिबान का वर्चस्व स्थापित होते थे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है पाकिस्तान को मिलने वाला है। और यदि फिर क्योंकि फिर तालिबान के वर्चस्व स्थापित होने से और पाकिस्तान का वहाँ पर वर्चस्व स्थापित होने से वहाँ पर 3 समस्याएं भारत के सामने उभर कर सामने आने वाली हैं। पहली वजह ये है कि आतंकवाद पुनः वहाँ पर सर उठाएगा, आतंकवाद का फिर बोलबाला होगा, वहाँ पर ISI का प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि ISI और वहाँ के जो हक्कानी नेटवर्क है उसके बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये भी वजह। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता वापस आ जाएगी, जिस वजह से ही फिर भारत के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और अब तक भारत $300 बिलियन वहाँ पर अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे को डेवलप करने में खर्च कर चुका है। तो फिर इसके ऊपर यदि फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी खर्च करता है तो आने वाले समय में फिर इस प्रकार की जब डील हो रही है तो वहाँ पर भारत के पक्ष में कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर इससे प्रोजेक्ट से फ़ायदा फिर पाकिस्तान को होने वाला। तो इस वजह से भी भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा था। अगले वो जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि एक तरफ तो क्या है कि जो भारत और मिडिल ईस्ट में यदि अपने बात करें कि बड़ी कोई मार्केट नहीं है, मात्र $50 मिलियन के आसपास की मार्केट है और ऑलरेडी वहाँ पर ईरान, चीन और रूस का वर्चस्व वहाँ पर मोनोपोली है वहाँ पर। तो इस वजह से भी भारत इस प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी खर्च करने की नहीं सोच रहा था। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो मानी जा रही है जियोपॉलिटिक्स चैलेंज आ रही थी इस प्रोजेक्ट के सामने। क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स चैलेंज के सामने की यदि हमने बात करें तो पता क्या होगी, देखिए एक तरफ तो क्या है कि जो अमेरिका और
यूएसए का जो एक स्वाभाविक अलायंस बन रहा है दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिण पूर्व एशिया की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अलायंस बन रहा है। और इस रीजन में दक्षिणी चीन सागर में चीन को कंटेन करने के लिए, चीन को रोकने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का एक ज्वाइंट कोलिशन बन रहा है जिसको हम क्वाड बोलते हैं। और वहीं पर पश्चिम एशिया की यदि हम बात करें तो पश्चिम एशिया की जो बहुत बड़ी लॉबी है जिसमें हम बात करें सऊदी अरब है, यूएई है और इज़राइल है, इनके साथ एक बहुत बड़ा जो अलायंस की अपने बात करो वो यूएसए की, और यूएसए और भारत आज बहुत बड़े क्लोज अलाई बनते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या है कि सऊदी अरब पूरे मिडल ईस्ट में अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है और पूरे मिडल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच में जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जिस वजह से भारत अपने आप को दबाव महसूस कर रहा था। क्योंकि देखिए यदि हम लेबनान है, यमन, ईरान, सीरिया, यहाँ पर क्या है कि सऊदी अरब अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ईरान अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच में क्या है कि फिर भारत के ऊपर दबाव था सऊदी अरब का, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ईरान में भारत भी को बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करे, क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई तो दोनों को एक ही बात है, क्योंकि दोनों की एक ही बात होती है, क्योंकि जिस और सऊदी अरब चलता है उसके पीछे पीछे यूएई चलता है। तो ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं सऊदी अरब और यूएई पूरे मिडिल ईस्ट में। यदि हम ईरान को अलग रखें तो क्योंकि यूएई और सऊदी अरब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी ईरान में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था भारत के लिए इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का और भी विश्लेषणात्मक टॉपिक आपके सामने हम लाते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।